everyone, welcome to Raj Motraj IAS Academy. Today we are going to cover dispute settlement mechanism of WTO and issues with India. Okay. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था WTO के बारे में, जिसमें हमने किया था कि जो WTO है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अग्रीमेंट्स हैं, उनके बारे में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ WTO के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट हैं और साथ के साथ इंडिया के साथ क्या इश्यूज रहे हैं, कुछ जो हैं कंट्रीज़ के, उनके डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया गया है, क्या उनका वर्डिक्ट आया है, उसके बारे में। ठीक है, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर दिस टॉपिक। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ऑफ WTO एंड इंडिया। तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम लोगों ने पिछली बार किया था कि जैसे एक हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है एंड देन उसके बाद एक जनरल काउंसिल होती है जिसमें सारे WTO के मेंबर्स होते हैं। और वो जो जनरल काउंसिल है वही जब कोई दो कंट्रीज का डिस्प्यूट होता है उसमें काम जो है उसका एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट काम करती है। ठीक है, अगर कोई भी ट्रेड रिलेटेड कोई भी पॉलिसी रिव्यू करनी होती है तो उस तरह काम करती है। तो जनरल काउंसिल ही डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का काम करती है। अब ये काम फंक्शन करती कैसे है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, देन उसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, देन उसके बाद जो है हमारी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वही जो जनरल बॉडी है वो होती है। ठीक है, वही उस जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन टू कंट्रीज, चाहे वो दो कंट्रीज के बीच में, तीन चार जितनी भी कंट्रीज हैं, तो वो काम करती है। ठीक है, सो अब देखो यही बॉडी डिस्प्यूट सेटलमेंट एपिलिएट बॉडी का काम भी करती है। इसी में से कुछ मेंबर्स होते हैं जो हम चूज करते हैं एपिलिएट बॉडी के लिए। वो हम सारा अभी इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइक जैसे कि अब देखो ये मैकेनिज्म पूरा होता कैसे है। ठीक है, अब मान लो पहले क्या होता था, गैट था। ठीक है, अब जब गैट के टाइम पे क्या था कि जो भी डिस्प्यूट होता था दो कंट्रीज के बीच में, तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत प्रोसेस था इसमें, बिकॉज इट वाज एन अग्रीमेंट, इट वाज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अगर दो कंट्री के बीच में जब डिस्प्यूट होता था तो क्या होता है कि एक ही कंट्री जो है, फॉर एग्जाम्पल एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो डेवलप्ड कंट्री जो था उसका से एक तरह से वो ज़्यादा रहती थी और एक ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो इसी को ओवरकम करने के लिए जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेके आए WTO का, तो उसमें एक प्रॉपर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हुआ। तो WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, अब इसमें होता क्या है। ठीक है, अब देखो मान लो दो कंट्रीज हैं, इंडिया और USA के बीच में फॉर एग्जांपल जो है वो डिस्प्यूट अराइज हो गया किसी भी ट्रेड रिलेटेड जो इशू है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को रिलेटेड कोई इशू अराइज हुआ। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, पहले क्या होता है इसमें, फर्स्ट स्टेप जो हम देखते हैं, आर्टिकल 4 जो है WTO का, वो कहता है कि जो भी हमारे मेंबर्स पार्टीज हैं, ठीक है, जिनके बीच में डिस्प्यूट है, वो कंसल्ट करेंगे अपने डिस्प्यूट सेटलमेंट जो बॉडी है उसके मेंबर्स के साथ, मतलब और मेंबर्स के साथ ये इश्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। लगभग 30 डेज तक ये इशू जो है वो उनके साथ क्या होगा, डिस्कस होगा। ठीक है, अब ये डिस्कशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अब इस डिस्कशन से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी जो है आउटपुट नहीं आई, तो फिर क्या होगा, विद इन अगले जो 60 डेज हैं वो दोनों कंट्रीज XYZ या कोई A या B जो हैं वो क्या होंगे, जो कंट्रीज हैं जो हम कह सकते हैं जिन दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट है, वो कंट्रीज क्या करेंगे, एक तरह से ट्राई करेंगे कि वो विदाउट गोइंग टू दैट मैकेनिज्म, मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो लीगल चीज़ें हैं उनमें जाने से पहले अगर खुद से ही अपनी बात जो है वो सॉर्ट आउट कर ले बाहर ही, तो देखते हैं। तो 60 डेज तक वो ट्राई करते हैं कि उनको ये जो है वो प्रॉपरली क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अब फिर भी 60 डेज के पीरियड के बाद भी ये इशू सॉल्व नहीं हुआ दोनों के बीच में, तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट जो है आर्टिकल जो WTO का आर्टिकल है 6 और 8, इसके अकॉर्डिंग अब जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो क्या करेगी, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो बोलेगी दोनों जो कंट्रीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है कि आप क्या बनाओ, एक पैनल बनाओ। अब जो पैनल है वो पैनल में कितने मेंबर्स होंगे, 3
मेंबर्स, 3 मेंबर्स हो गए पैनल में। अब वो जो 3 मेंबर्स हैं पैनल में, अब ये जो मेंबर्स सही है या नहीं है, या दोनों कंट्रीज को पसंद है ये मेंबर्स, इनसे वो करवाना चाहेंगे या नहीं, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसमें हम कह सकते हैं 30 जो 3 मेंबर्स हैं वो उनको टाइम दिया जाएगा 20 दिन का, ए और बी को, दोनों कंट्रीज को, कि वो अपना डिस्प्यूट जो है वो जो अपना तीनों पैनलिस्ट को फाइनल कर दें। 20 दिन के अंदर अंदर फॉर एग्जांपल ए और बी को ये तीनों पैनलिस्ट पसंद नहीं आए, मतलब उनको लगा कि ये वर्दी नहीं है हमारे जो है डिस्प्यूट के लिए, तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। देन उसके बाद अब ये 20 दिन के बाद क्या होगा कि ये डायरेक्टर जनरल जो हैं WTO के, उनको बोलेंगे कि आप हमें कोई जो है 3 पैनलिस्ट जो है वो इस डिस्प्यूट की सेटलमेंट के लिए दो, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन्होंने 3 पैनलिस्ट डायरेक्टर जनरल ने इनको दे दिए। अब 3 पर्सन्स हो गए, रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर जनरल को। उसके बाद क्या होगा, ये आर्टिकल 6 और 8 में है कि 3 पैनल लिस्ट बनेंगे डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। अब शुरू से एक बार देख लेते हैं कि पहले तो डिस्कशन के लिए अपने साथी मेंबर्स के साथ, तब भी कुछ नहीं हुआ। 60 दिन मिलते हैं आपस में निपटारा करने के लिए विदाउट गोइंग टू दिस मैकेनिज्म, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद इस आर्टिकल 6 और 8 में लिखा है कि एक पैनल बनाओ जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, जिसमें जो है आप जो है अपना मतलब जिसमें जो डिसीजन देंगे, आपको वर्डिक्ट देंगे, ठीक है। अब इन 20 दिन इनको दिए जाते हैं कि आप चूज कर लो कि आपको ये पसंद है या नहीं। अगर नहीं आए ये पैनलिस्ट पसंद, तो फिर क्या होगा, वो डायरेक्टर जनरल के पास जाएंगे कि आप बता दो अब 3 पैनलिस्ट जो हैं उनको वो सिलेक्ट करके बताएंगे। फिर उसके बाद ये हो गया हमारे 6 और 8 आर्टिकल। जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे 12 से 15, आर्टिकल 12 से 15 जो आर्टिकल है WTO में, वो ये कहता है कि जैसे ये पैनलिस्ट हैं जितने भी अपने, वो क्या करेंगे, कंप्लेंट सुनने के बाद सारी कंप्लेंट सुन लेंगे, सारी जो हैं जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों तरफ से, दोनों कंट्रीज की तरफ से, वो सुनेंगे, अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, रिव्यू पीरियड होगा वो सारा, ठीक है, और वो इंटरिम रिपोर्ट देंगे। अब जो पैनलिस्ट हैं वो क्या देंगे, एक जिसको हम बोलते हैं इंटरिम रिपोर्ट बनाएंगे दोनों तरफ से सुनने के बाद। अब इन दोनों ने क्या बना ली, जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने इंटरिम रिपोर्ट बना दी दोनों तरफ की जो हैं बातें और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, अब बन गई। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये जो रिव्यू रिपोर्ट की कॉपीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे बॉडी, सारे मेंबर्स के पास, ठीक है। सब मेंबर्स के पास जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के जितने भी मेंबर्स हैं, सबके पास ये जो है कॉपी जो बनाई गई है इंटरिम रिपोर्ट है वो सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। अब ये सेंड करने के बाद ये टोटल जो प्रोसेस है 9 महीने तक, ये 9 मंथ्स के तक ये जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। क्या हुआ, गए पहले बोला कि आपस में निपटा लो, नहीं हुआ, पैनलिस्ट बिठाए, पैनलिस्ट 20 दिन के लिए पसंद नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टर जनरल को बोलो, डायरेक्टर जनरल ने बना दिए। देन उसके बाद आपको बोलो कि हम पैनलिस्ट रिपोर्ट बनाएंगे दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद। देन उसके बाद क्या होगा, फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी उन इंटरिम रिपोर्ट की कॉपीज, किसको, बाकी सारे मेंबर्स को, ठीक है। आफ्टर दैट जब ये कॉपीज जो है करी जाएंगी, अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब वो क्या बताएंगे, अपना वर्डिक्ट उसमें लिखा होगा। अब फॉर एग्जांपल वो वर्डिक्ट दोनों कंट्रीज को पसंद नहीं आया, ए और बी जो देश हैं दोनों को वो डिसीजन जो है वो पसंद नहीं आया। अब वो जो पसंद नहीं आया तो वो किसके पास जाते हैं, एक एपिलिएट बॉडी है, बॉडी ऑफ WTO। अब ये बॉडी में टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी टर्म 4 इयर्स होती है ईच, ठीक है। और ये अगर एक बार इनकी टर्म खत्म हो जाती है तो वो रीअपॉइंट भी, दे आर लाइक उनको रीअपॉइंट भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 जो एपिलिएट बॉडी में टोटल तो 7 मेंबर्स होते हैं, लेकिन 3 मेंबर्स बहुत होते हैं अपील सुनने के लिए, ठीक है। अब वर्डिक्ट जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का जो वर्डिक्ट है दोनों कंट्रीज को पसंद नहीं आया, अब उन्होंने अपील डाल दी किसके पास, एपिलिएट बॉडी के पास, ठीक है। अब ये एपिलिएट बॉडी जो है ये इस अपना डिसीजन देगी, वर्डिक्ट देगी। वो क्या कर सकती है, जो वर्डिक्ट दिया है, जो DSB का वर्डिक्ट दिया गया है, उसको क्या कर सकती है, वर्डिक्ट को रिव्यू कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है,
और साथ के साथ उसको चेंज भी कर सकती है, ठीक है, मतलब कुछ भी कर सकती है इन तीनों में। तो ये हो गया हमारा, रिव्यू कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है या फिर चेंज कर सकती है। अब चेंज कर दिया इसने डिसीजन, अब फिर क्या होगा, जो पार्टीज होंगी, दोनों पार्टीज ए और बी, उनको जो है ये डिसीजन जो है वो मानना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे वो अपील भी, अगर वर्डिक्ट पसंद नहीं आता है, आफ्टर अपील करने के बाद जो वर्डिक्ट आता है उनको उसमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप नहीं मानते हो उनकी बात, अपीलिएट बॉडी के डिसीजन को भी, तो आपके ऊपर रिटेलिएटरी एक्शंस लेने का आपके पास पूरा अधिकार है। जैसे मान लो ए और बी में से बी को बोला गया दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, अपीलिएट बॉडी की तरफ से दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, तो क्या होगा, अगर ये उस जो पेनल्टी दी है या फिर या कोई वर्डिक्ट में इनको कुछ चेंजेस करने के लिए बोले गए हैं, अगर ये नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जो ए है उनको बोला जाएगा कि आप भी फिर इनके साथ वैसा ही करो जैसे ए आपके साथ किया जा रहा है, कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब रिटेलिएटरी एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं अगर ये वर्डिक्ट नहीं मानते हैं तो ये एक तरह से मैकेनिज्म है WTO का, जो हम कहते हैं कि इट इज़ लाइक ऐसे काम करता है। तो पैनलिस्ट है, पैनल का वर्डिक्ट पसंद नहीं आया तो हम किसके पास जाएंगे, अपीलिएट बॉडी के पास। ओके, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस जैसे डिस्प्यूट सेटल होता है WTO में। अब क्या बात करेंगे कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब क्या होता है कि कुछ टर्म्स हैं जिनको लेकर हम, क्योंकि WTO का मेन मोटिव क्या है कि हमें फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करना है, ठीक है। अब फ्री एंड फेयर ट्रेड जो है इसको प्रमोट करते तो हैं, लेकिन कुछ बैरियर्स जो हैं जो क्रिएट करते हैं वो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जो होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो होते हैं जब हम कोई टैक्स की फॉर्म में जो है, ड्यूटीज़ की फॉर्म में जो टैक्स जो लगाते हैं, बैरियर मतलब हम रोकते हैं किसी भी चीज़ को एक तरह से अपनी कंट्री में एक रोकने के लिए जो एक बैरियर लगाया जाता है, वैसे ही एक टैरिफ बैरियर है। टैरिफ बैरियर मतलब इतना ज़्यादा तुम टैक्स लगा दो कि वो हमारे कंट्री में आए और इतना महंगा हो जाए कि हमारे लोग उसे खरीद ही ना पाएँ, ठीक है, वैसा। नॉन टैरिफ में क्या होगा, नॉन टैरिफ में हो सकता है जैसे कि आप क्या करो, कोटा, मतलब आप कह दो कि आपके देश में सिर्फ 100 किलो तक ही कोई चीज़ आ सकती है, इससे ज़्यादा अगर आप जो हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो मत करना। अब इनमें फ़र्क क्या है, क्योंकि डिस्प्यूट अराइज होते हैं इसी वजह से, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्यूट इन दोनों की वजह से ज़्यादा अराइज होते हैं। पहले बात करते हैं टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं। जो टैरिफ बैरियर्स हैं इसमें पहले आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। टैरिफ मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो है एंटी डंपिंग, ये टैरिफ बैरियर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब एंटी डंपिंग में अब कोई भी, अब होता क्या है ये एंटी डंपिंग, डंपिंग क्या होता है, पहले तो डंपिंग वर्ड सुनते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल चाइना ले लेते हैं, कोई भी कंट्री नहीं बट चाइना लेते हैं, ठीक है। अब इसने कोई भी प्रोडक्ट बनाया जिसकी कीमत जो थी उस कंट्री में, चाइना में 100 रुपया थी बनाने की कीमत, और जो है वहाँ की मार्केट प्राइस जो थी वो मान लो 100 रुपये थी। चाइना ने इंडिया में ये सेम प्रोडक्ट जो है वो क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन कितने रुपए में, 80 रुपये में। उसके बनने की कॉस्ट इतनी लगनी थी, मतलब 100 रुपया की तो वो बनेगी चीज़, ठीक है, इससे कम से वो बन नहीं सकती। लेकिन चाइना ने इंडिया में वो चीज़ कितने में उतार दी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 80 रुपीज़ की। सेम प्रोडक्ट इंडिया में, सेम प्रोडक्ट, वही वाला प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई प्रोडक्ट था, ठीक है, यही प्रोडक्ट सेम इंडिया में 100 रुपये में मिल रहा है। तो हमारा जो एक नॉर्मल एक आम इंसान है वो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेगा, 100 वाला या 80 वाला, डेफिनेटली 80 वाला। तो एक तरह से जब भी कोई देश एक मार्केट प्राइस से या फिर जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी नीचे
के दाम पे कोई चीज़ किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं डंपिंग। ठीक है, डंपिंग मतलब एक तरह से डंप कर देना, दूसरे कंट्री में फेंक देना। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा उसको कम दाम पे सेल करना। अब आप सोचो, इंडिया के प्रोड्यूसर जो हैं 100 रुपये की चीज़ जो बना रहे हैं उनको कितना लॉस होगा। क्यों? क्योंकि लोग तो 80 रुपये की चीज़ खरीदेंगे ना, वो क्यों 120 रुपये ज़्यादा लेके सेम प्रोडक्ट के लिए और चीज़ खरीदेंगे। ठीक है, अब इंडिया वाले सोचेंगे कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट ख़राब हो रही है, अब हम क्या करें। तो अब इंडिया वाले क्या करेंगे, इसके ऊपर 20 रुपये जो है 20 रुपीज़ जो है क्या लगाएंगे, जिसको बोलते हैं ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर 20 रुपये ड्यूटी लगा के ये प्रोडक्ट XYZ कितने का हो गया, 100 रुपये का। अब दोनों जो प्रोडक्ट हैं चाइना से आया या फिर इंडिया से आया, दोनों क्या हो गए, इक्वल प्राइस के हो गए हैं। अब हम लोग जो हैं हम डिसाइड करेंगे, कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। लाइकवाइज जैसे भी हमारी चॉइस होगी वैसे। ठीक है, अब देखो फेयर कंपटीशन हुआ ना 100-100, अदरवाइज क्या हो रहा था 80 वो कर रहा था, लेकिन 100 रुपया तो वो उसकी कॉस्ट है ही है थी, उससे कम तो वो बना भी नहीं सकता है। ठीक है, तो इस ड्यूटी को जो ये 20 रुपये की ड्यूटी लगाई है तो इसको हम बोलते हैं डंप को एक एंटी करने के लिए, इसलिए हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू रहता है कंट्रीज़ में, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स भी करते हैं, जैसे इंडिया के केस में भी, चाइना के केस में और इंडिया के केस में ये बहुत ज़्यादा होता है। चाइना चीपर रेट के ऊपर, मतलब कम सस्ते रेट के ऊपर चीज़ें डंप करता है इंडिया में, जिसकी वजह से वही सेम प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया के जो बनते हैं, इंडिया में बनते हैं, उनकी वैल्यू जो है वो तो ऑब्वियसली उतनी ही रहेगी और वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते, जिसकी वजह से ये एंटी डंपिंग ड्यूटी हमें लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया एक टैरिफ बैरियर जो हमारा रहता है। अब हम बात करते हैं एक और टैरिफ बैरियर की, वो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में अब मान लो कोई कंट्री है A, उसमें कोई प्रोडक्ट है, X प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो है उस कंट्री में बन रहा है कितने का, 100 रुपये का, और उस कंट्री में वो उसकी मान लो मार्केट प्राइस है, उसको बेचने के लिए 100 रुपये का वो तैयार हो गया। एक कंट्री है B, उसमें सेम प्रोडक्ट है X, सेम प्रोडक्ट, और वो कंट्री में वो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल 110 का। ठीक है, अब ये बात है, अब मान लो ये गवर्नमेंट है हमारी ए कंट्री की, ये कहती है कि हमें अपना एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ करना है। अब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना होगा, अपने सामान को थोड़ा सस्ता बेचना पड़ेगा, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, कंज्यूमर्स जो हैं ज़्यादा कंज्यूम करेंगे हमारा प्रोडक्ट क्योंकि सस्ता। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर 20 रुपये क्या दे दी, मैन्युफैक्चरर को क्या दे दी, फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी दे दी। ठीक है, सब्सिडी दे दी सरकार की तरफ से, वो 20 रुपये बॉन किए गए। अब वो जो प्रोडक्ट है वो कितने का हो गया, 80 रुपये का हो गया। ठीक है, वो प्रोडक्ट कितने का हो गया, 80 रुपये का। अब वो प्रोडक्ट उसने किसको एक्सपोर्ट कर दिया, इस बी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको एक्सपोर्ट किया वो 80 रुपये का, अब वो प्रोडक्ट सेम वहाँ पे कितने का मिल रहा है, 110 का। आप सोचो इन दोनों प्रोडक्ट में से लोग कौन सा खरीदेंगे, डेफिनेटली ये 80 रुपये वाला खरीदेंगे। 80 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट जो है वो दैट विल बी मोर जो है लोगों की तरफ से बाय किया जाएगा रादर देन 110 वाला। तो अब क्या किया, सरकार ने अपनी सब्सिडीज देके उस प्रोडक्ट को क्या बनाया, चीपर बनाया, ताकि वो क्या दे, दूसरे कंट्री में उसको एक तरह से कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर बेच सकें। कॉम्पिटिटिव भी नहीं कह सकते, चीपर रेट पे बेच सकें, ताकि वो उनका एक्सपोर्ट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो ये क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए अब ये बी कंट्री है, अब इसने क्या करना है, अपने डोमेस्टिक बंदों को तो बचाना ही बचाना है। तो ये क्या करेगा, ये 110 का प्राइस था इसका, अब ये 80 रुपये में आ रहा है। 80 में मान लो उसने 30 रुपये क्या कर दिए, ड्यूटी लगा दी, जिसको हम बोलेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट अब काउंटर 110 का हो गया। अब दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं
बी कंट्री में कितने के मिल रहे हैं, 110 के। अब हमारी ऊपर है हम कौन सा प्रोडक्ट जो है किस कंट्री का प्रोडक्ट खरीदते हैं। एटलीस्ट फेयर कंपटीशन है दोनों प्रोडक्ट्स में, तो काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगाई जाती है जो कि सामान चीपर रेट पे मिलता है, जो कि उनके कंट्री में सब्सिडी जो है देकर सस्ता किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट। ओके, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये है हमारा एक टैरिफ बैरियर का ये एक एग्जाम्पल है। टैरिफ मतलब टैक्सेस के थ्रू, ड्यूटीज़ के थ्रू जब हम कोई भी बैरियर क्रिएट करते हैं, रोकते हैं एक फ्री एंड फेयर ट्रेड को जो है प्रमोट करने के लिए, बैरियर्स जो हैं उनको क्या करते हैं हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो बची रहे। ठीक है, एक तरह से जो ख़राब कर रहे हैं फेयर कंपटीशन को उनको ठीक करने के लिए। ठीक है, ये तो हमने बात की टैरिफ बैरियर्स की, क्योंकि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम रहती है, बहुत इश्यूज रहते हैं इसमें। अब नॉन टैरिफ बैरियर्स कैसे होते हैं, अगर हम बात करें, पहला है नॉन टैरिफ बैरियर सब्सिडीज टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जब कोई भी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सब्सिडी कैसे दी जाती है, सब्सिडीज दी जाके किसी चीज़ को सस्ता किया जाए। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में कोई चीज़ बन रही है, इंडस्ट्री में अगर कोई चीज़ बनती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सरकार ने फ्री कर दी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट की क्या हो गई, कम हो गई। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट सस्ता होगा एज कंपेयर टू दूसरा प्रोडक्ट, जो कि सेम प्रोडक्ट जो किसी और कंट्री में विदाउट एनी हेल्प गवर्नमेंट की बना है, वो प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा होगा। जो हमारे कंट्री में हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दी, ठीक है, आपको इनपुट्स जो हैं उसके रॉ मटेरियल में कुछ राहत दे दी, तो इससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, सस्ता होगा। तो वो एक तरह से डोमेस्टिक हेल्प देते हैं, सब्सिडीज देते हैं प्रोडक्शन में, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो है एक तरह से नॉन टैरिफ वो एक बैरियर क्रिएट होता है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोक्योरमेंट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में नॉन टैरिफ में कैसे होता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट मीन्स कि मान लो सरकार ने कोई टेंडर्स निकाले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वही उसी कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए ही ये चीज़ जो है वो है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सरकार ने गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए टेबल्स जो है वो बनाने मतलब मंगवाने हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि जो डोमेस्टिक टेबल मैन्युफैक्चरर्स हैं सिर्फ वही आएंगे। तो इससे क्या होगा, वो तो कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे तो ख़त्म हो गया, बाकी जो हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं नॉन टैरिफ। अब टैक्स तो इसमें कोई भी नहीं लगाया, पर सरकार ने रोक लगा दी है कि सिर्फ यही लोग मैन्युफैक्चरर जो हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो हैं वही इन्वाइटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ये भी एक नॉन टैरिफ बैरियर है, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। अब ये क्या है टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो टेक्निकली कोई ऐसा चीज़ है, मान लो अगर हमारे कंट्री से, इंडिया से कोई वेजिटेबल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब वो जो लोग हैं वो कह रहे हैं यहाँ से कि इस पे जो आपने स्प्रे की थी वो हमारे कंट्री के लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इस वजह से हम आपसे वेजिटेबल इंपोर्ट नहीं करा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि दे आर गिविंग एन एक्सक्यूज, नॉट एन एक्सक्यूज बट इफ दे हैव दैट रेलिवेंट जो कह सकते हैं हमारे पास प्रूफ है कि हाँ इनकी वेजिटेबल्स में पेस्ट कंट्रोल जो है इतना ज़्यादा है कि हमारे कंट्री के लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक तरह से उसको बैन कर देंगे, जैसे कि हमारे इंडिया के साथ हुआ था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकली एक बैरियर लगा दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री एक केस भी होता दो कंट्रीज के बीच में कि एक कंट्री था जिसने कोई फिश जो एक्सपोर्ट करते थे किसी कंट्री को, तो दूसरे कंट्री ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनका जो फिश कैच करने का वे है इट इज़ नॉट सूटेबल टू एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए इस फिश को हम अपने कंट्री में नहीं आने देंगे। तो इस तरह से ये हम बैरियर जो हैं क्रिएट करते हैं, दे आर नॉन, क्योंकि इसमें कुछ टैक्स नहीं लगाया है, कुछ ड्यूटी नहीं लगाई है, दे आर गिविंग द फैक्ट दैट कि वो जो प्रोडक्ट है इट इज़ नॉट लाइक इन्वायरमेंटल को सूट नहीं कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को सूट नहीं कर रहा है, एनिमल हेल्थ को सूट नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसमें ये लिखते हैं। लास्ट है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम में क्या है, कोटा सिस्टम में होता है कि 50 kg तक ही
मतलब फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि इतनी अमाउंट तक ही कोई चीज़ हम अपने कंट्री में आने दे सकते हैं दूसरे देश से। फॉर एग्जांपल इंडिया में पल्सेस जो हैं 100 मेट्रिक टन तक ही आ सकती हैं, उसके बाद अगर ज़्यादा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा इंडिया में तो वो बैन है। सिर्फ 100 तक ही एक लिमिट लगा देते हैं, कोटा होता है, मतलब इतनी अमाउंट तक ही कोई चीज़ इंडिया में आ सकती है बाहर से, अदरवाइज इससे ज़्यादा आएगी तो वो क्या होगी, बैन होगी। तो ये दो तरीके से जो है इंटरनेशनल बैरियर्स रहते हैं ट्रेड में, टैरिफ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, एक रहते हैं हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसमें हम कहते हैं कोटा आ गया, जो हम आज अभी हमने डिस्कस किया, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जो टेक्निकल बैरियर्स हैं या फिर सब्सिडीज़ वगैरह, ये सारी, ठीक है। अब ये तो हो गए बैरियर जिनके वजह से इश्यूज रहते हैं। अब कैसे रहते हैं इश्यूज, आप सोच के देखो कि अगर कोई जैसे इंडिया चाइना के ही लगा लो, अब चाइना को दिक्कत होगी कि इंडिया ने इतनी ज़्यादा ये जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी कि चाइना का प्रोडक्ट आने ही नहीं दिया जा रहा है, या फिर चाइना का प्रोडक्ट जो है इतना ज़्यादा महंगा हो गया इंडिया में, इंडिया की सरकार ने इतना ज़्यादा इसको महंगा कर दिया है कि वो अब जो है उसको वो मतलब सेलिंग उसकी जो बिल्कुल ही है वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो बिक ही नहीं रहा है। तो एक तरह से ये इश्यूज़ क्रिएट रहते हैं। अब इन इश्यूज़ को हम काफ़ी सारे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, इंडिया के साथ ये रहे भी हैं पिछले कुछ दौर में, इंडिया के साथ ये काफ़ी टाइम से इश्यूज़ रहते हैं। अब देखो कुछ WTO के डिस्प्यूट्स जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है। पहला डिस्प्यूट जो है हम डिस्कस करेंगे इंडिया सोलर प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस। अब इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें है दैट कि देखो अब ये केस क्या था, ये केस था कि जब आपको पता ही है टारगेट जो है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी का जो टारगेट है वो हमारा 100 गीगावाट है जो हमने 2022 तक पूरा करना है, ठीक है। अब उसके लिए हमें सोलर पैनल्स चाहिए। अब जो सोलर पैनल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया की सरकार ने क्या किया, इंडिजिनाइजेशन करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने कहा कि सोलर पैनल्स जो लगेंगे, इस टारगेट को पूरा करना है हमें, तो इसके लिए सोलर पैनल्स हम इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही क्या करेंगे, 5% जो है उसको खरीदेंगे, ठीक है, सिर्फ इंडियन से। अब इस बात की प्रॉब्लम किसको हुई, यूएसए को। यूएसए ने कहा कि अगर ये इंडियंस को ही सिर्फ प्रेफरेंस दे रहे हैं, वहीं से जो है वो जो प्रोक्योरमेंट है सिर्फ इंडिजीनियस इंडस्ट्री से ही करेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री, जो हमारे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, मतलब हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ख़राब बात है। इट इज़ नॉट एट ऑल फेयर थिंग, ठीक है। तो अब फिर इंडिया जो है, यूएसए इस चीज़ को क्या लेके गया, WTO में ये डिस्प्यूट लेके गया कि इंडिया जो है क्या कर रहा है, अपने ही डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए प्रोक्योरमेंट वाला प्रोसेस जो है वो एक तरह से नॉन प्रोक्योरमेंट में इसमें आता है, नॉन टैरिफ में, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया दैट जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, मतलब सिर्फ अपने ही लोगों को जो है वो प्रेफरेंस देना कि सोलर पैनल्स जो खरीदेगी सरकार, वो कहीं से, वो जो मैन्युफैक्चर होंगे वो कहाँ से होंगे, वो इंडियन करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये यूएसए लेके गया किसमें, WTO में, कि अगर ऐसा है तो फिर हम जो लोग हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए ये फेयर थिंग नहीं है। तो ये केस जो है इंडिया के अगेंस्ट भी आया था। इसकी जो वर्डिक्ट थी वो यही थी कि इंडिया इज़ डूइंग रॉन्ग, तो इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो है जो सोलर पैनल्स हैं वो जो है इस प्रोक्योरमेंट के ऊपर इंडिजीनियस इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह से डिस्प्यूट था, ये क्योंकि यूएसए ने इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर कि इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट। हम लोगों ने ये बात पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि प्रिंसिपल है WTO का कि वो क्या है, नेशनल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू, वो है बैन ऑन अमेरिकन, जो है अमेरिकन पोल्ट्री जो है वो उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। अब देखो क्या है, 2007 की बात है, 2007 में इंडिया ने क्या किया था, बैन लगा दिया था किसके ऊपर, अमेरिकन पोल्ट्री के ऊपर, अंडर अपने ही एक्ट के, इंडियन लाइव स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898 एक एक्ट है जिसके अंडर इंडिया ने यूएसए से जितने भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। उन्होंने कहा, इंडिया ने कहा कि क्यों नहीं आएंगे यूएसए के प्रोडक्ट्स इंडिया में, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू का खतरा इंडिया में
हो सकता है इन प्रोडक्ट्स की वजह से। 2007 का ये केस है जिसमें इंडिया ने बैन कर दिया था अमेरिकन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्यों? ये बता के कि उनके प्रोडक्ट से हमारे इंडिया में एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू का खतरा रह सकता है। फिर उसके बाद यूएसए ने ये बात बोली कि इंडिया के पास कोई साइंटिफिक बायस नहीं है कि वो क्या करें, इसको बैन करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई साइंटिफिक मतलब रीज़न दो, कुछ डेटा दो कि इंडिया के साथ ऐसा हो रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से आपके यहाँ पे ये बर्ड फ्लू फैल रहा है। ठीक है, उन्होंने इसको बिल्कुल ही बेसलेस बताया और उन्होंने कहा कि हमारे ये जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि अपने खुद के डोमेस्टिक जो पोल्ट्री वालाज हैं उनको बचाने के लिए, उनके बिजनेस को बचाने के लिए। तो जो WTO ने उस टाइम रूलिंग दी थी और WTO ने कहा था कि जो यूएसए है वो क्या कह रहा है, सही कह रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया ने क्या किया था, पार्शियल इंपोर्ट जो है किया था कुछ स्टेट से, जहां से वो प्रॉपर जो है वो कह सकते हैं कि प्रॉपर टेस्टिंग करके जो है वो प्रोडक्ट्स आ रहे थे, और सिलेक्टेड स्टेट से लिया था यूएसए की। ठीक है, और साथ में अब इतना लॉस, क्योंकि देखो अब सिलेक्टेड स्टेट से लिया, सब जगह से तो नहीं इंपोर्ट कराया इंडिया ने, तो इससे क्या हुआ, यूएसए को काफ़ी लॉस हुआ था और उसने कंपनसेशन भी मांगी थी 2018 में इंडिया से उनका इतना लॉस होने के बाद। बिकॉज WTO ने, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने यही बोला था दैट इंडिया ने जो ये बैन लगाया है इट इज़ नॉट वर्दी। ठीक है, सो ये एक और इशू था जो WTO का था। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इशू है इंडियाज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इंडिया एक्सपोर्ट इंटेंसिव इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं वो क्या है, 2018 में यूएसए ने कंप्लेन किया WTO में कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, काफ़ी सारी एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स चला रहा है जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो रहा है, इट्स चीपर देन द इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट के लिए हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। अब जैसे कि इंडिया ने चलाई मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ये सारी स्कीम्स जो हैं इंडिया की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए चलाई, जो कि यूएसए ने कहा कि एक तरह से कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट के लिए ये बहुत ही इट इज़ हार्मफुल फॉर फ्री एंड फेयर ट्रेड, क्योंकि ये स्कीम्स क्या कर रही हैं, एक्सपोर्ट को एक तरह से बढ़ावा दे रही है। अब कैसे होगा ये एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट जो था वो इंडियन मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब एक्सपोर्ट भी वो 100 का ही होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है, बीच में सारे टैक्सेस वगैरह लगा के मान लो वो 100 रुपये का था। अब ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार है। अब क्या करेगी हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, इसको क्या कर देगी, 20 रुपये इसके ऊपर खुद से एक एक्सपोर्ट सब्सिडी दे देगी, जो कि अब वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कितने का जाएगा, 80 रुपीज़ का, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट होगा सस्ता होगा और इंटरनेशनल मार्केट में लोग कंज्यूमर जो हैं डेफिनेटली चीपर प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये एक तरह से हमारे फ्री ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या था, अब ये इसमें भी सेम यूएसए को प्रॉब्लम थी कि ये जो सारी स्कीम्स इंडिया चला रहा है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, दिस आर रॉन्ग, इनको ख़त्म करना चाहिए। अब क्या हुआ, अब ख़त्म करना चाहिए, WTO के पास चला गया, डिस्प्यूट सेटलमेंट के पास, तब उन्होंने ये रूलिंग दी दैट हमारा जो, अब देखो इसमें जो रूलिंग थी, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी, उसने क्या बोला कि आर्टिकल जो WTO का आर्टिकल है 3.1 वो कहता है, अब ध्यान से सुनना, देखो आर्टिकल 3.1 कहता है कि जो कंट्री में पर कैपिटा इनकम, जो कंट्री में पर कैपिटा इनकम पर एनम, एक साल की पर एनम $1000 है, ठीक है, वो कंट्री में एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो हैं वो नहीं दी जाएंगी। ठीक है, जिस आर्टिकल 3.1 कहता है इसी केस में दैट जिस कंट्री में ये जो है पर कैपिटा इनकम होती है, पर कैपिटा मतलब वन
एक जने की जो है अगर इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम जो है अगर $1000 है पर एनम एक साल की, तो वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ के उसमें नहीं आता है, तो उसको नहीं देनी होती है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। और साथ के साथ ये बात भी हमें पता है कि इंडिया में अगर कैलकुलेशन की जाए पर कैपिटा जो है इनकम की, वो है टोटल $2000 के करीब। ठीक है, अब ये एक तरह से, अब यूएसए अपनी जगह पे सेम केस अगर हम बात करें यहाँ पे कि यूएसए कहता था कि एक्सपोर्ट, ये सारी स्कीम्स क्या करती हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज देती हैं, ये नहीं देनी चाहिए। तो इंडिया को के अगेंस्ट ही ये रूलिंग आई थी जिसमें ये बोला गया था कि अगर ये वाला केस है तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम जो है वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज नहीं देंगे, तो इंडिया इसको नहीं दे सकता है। तो इंडिया ने वादा किया था इसमें यहाँ पे कि इंडिया जो है 90 to 180 डेज के अंदर अंदर इसको क्या करेगा, इन स्कीम्स को, ये जो सारी स्कीम्स चला रखी हैं इंडिया ने, इनको या तो बंद करेगा या फिर इंडिया ये है कोई एक्शन लेगा इन स्कीम्स के ऊपर। ठीक है जी, तो ये एक तरह से केस था इंडिया का। नेक्स्ट है इश्यूज रिलेटेड टू पीस क्लॉज। देखो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट दिस पीस क्लॉज। पीस क्लॉज क्या है कि इसको सिर्फ जनरली हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं। पीस क्लॉज था कि जो सब्सिडीज प्रोडक्शन को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, फूड जो है पीडीएस होता है, या फिर हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसमें हम लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड देते हैं, सरकार हमारी सब्सिडाइज्ड फूड देती है। उसमें क्या है, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ को प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि अब इतने सस्ते रेट पे हम फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इससे उनका एक्सपोर्ट जो था वो ख़राब हो रहा था। अब क्या था, पीस क्लॉज एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा गया कि पीस क्लॉज करते हैं, इसका मतलब है कि जो पीस क्लॉज था 2013 में इसको जो है परमानेंटली अग्री किया गया था, और उसमें कहा था कि जब तक हम किसी जो है डिसीजन पे नहीं पहुंचते तब तक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे जो कि 10% से ज़्यादा सब्सिडीज़ जो हैं वो दे सकती हैं, उनको ब्रीच कर सकती हैं इस 10% डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो भी जो टारगेट रखा गया है कि 10% से ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे विल नॉट गिव द सब्सिडीज़। लेकिन अगर पीस क्लॉज के अंदर देखा जाए कि जब तक कोई इसका वैलिड रीज़न नहीं दिया जाता है तब तक हम इसको ब्रीच कर सकते हैं। अब देखो केस क्या था कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ को ज़रूरत है अपने, क्योंकि इंडिया में इतनी पुअर पॉपुलेशन है कि उनको हम अगर सब्सिडाइज फूड नहीं देंगे तो इंडिया में हंगर, पॉवर्टी ऑलरेडी जो ज़्यादा है वो और इसको सीवियर हो सकती है। तो इसलिए इंडिया की सरकार ने जो फूड है उसको सब्सिडाइज रेट पे देना मतलब कि एक तरह से एक तरीका समझा। और बाकी कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ये दिक्कत है कि वो इंडिया इतने सस्ते रेट के ऊपर कैसे दे रहा है, और इससे जो ट्रेड है वो ख़राब हो रहा है एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया वो, और फिर इस जो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एक एग्रीमेंट है WTO का जिसमें ये बोला गया कि ऐसा नहीं करना, अगर करना है तो तुम 10% तक ही सब्सिडी दो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, पर अब पीस क्लॉज में अब डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो कहती हैं हमारे से तो नहीं होगा, हमारे यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं, वो जनता क्या करेगी, सारी पॉपुलेशन जो है वो इट विल गो इनटू हंगर और पॉवर्टी, या बहुत जो है सीवियर हो सकती है। तो इसलिए पीस क्लॉज में बोला कि जब तक कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक हम ये 10% वाला जो है उसको ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है, सो पीस क्लॉज भी एक तरह से इशू है WTO के अंडर। फिर एक और इम्पॉर्टेंट केस हुआ था जिसको हम लोगों ने पिछली बार एक वो पढ़ा था, एग्रीमेंट पढ़ा था जिसमें सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी जो था एक अग्रीमेंट था WTO का, जिसमें कहा था कि जो प्रोडक्ट ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को या फिर एनवायरनमेंट हेल्थ को ख़राब कर रहा है वो प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, हम बैन कर सकते हैं, मतलब उसमें रिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं अपने कंट्री में आने के लिए। ठीक है, अब यही केस क्या हुआ, ठीक है, ये किस में आता है, हमारे इस एग्रीमेंट में। ये WTO का एक एग्रीमेंट है जिसमें सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट है, जिसमें ये कहा जाता है कि ऐसा प्रोडक्ट अगर कोई आ रहा है बाहर से हमारे कंट्री में जो कि ह्यूमन हेल्थ को ख़राब कर रहा है या फिर किसी एनिमल की हेल्थ को ख़राब कर रहा है या एनवायरनमेंट की हेल्थ को ख़राब कर रहा है, तो क्या हो सकता है, वो प्रोडक्ट को हम
एक तरह से बैन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या हम अल्टीमेटम दे सकते हैं किसको, दूसरे कंट्री को, कि आप ये चीज़ जो है उसको ठीक करिए। ठीक है, अब ऐसा ही केस इंडिया के साथ हुआ था, ये 2014 के करीब की बात है ये, जिसमें यूरोपियन यूनियन ने टेम्पररी बैन लगा दिया था किसके ऊपर, इंपोर्ट ऑफ अल्फांसो मैंगोज के ऊपर, जिनको हम किंग ऑफ फ्रूट भी बोला जाता है, और 4 वेजिटेबल्स के ऊपर बैन लगा दिया था जो कि इंडिया से आ रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो क्या है, पेस्ट, ऐसे पेस्ट से हैं जिसमें फ्रूट फ्लाइज एंड अदर क्वारंटाइन पेस्ट पाए गए हैं। क्या है, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था, जो है इल्ज़ाम लगाया इंडिया के, क्या कहते हैं, इल्ज़ाम नहीं कह सकते हैं, बैन लगा दिया है, बैन किया था थोड़ी देर के लिए अल्फांसो मैंगोज़ के ऊपर और 4 वेजिटेबल्स के ऊपर, ये बोल के कि इंडिया से जो भी वो मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये कंटेमिनेटेड हैं किससे, उसमें पेस्ट है, सच एज जैसे कि मतलब फ्रूट फ्लाइज होती हैं या फ्रूट फ्लाइज हैं, वो उसमें जो है वो आ रही हैं साथ में, जिससे हमारे यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इन्होंने इस जो है उसके ऊपर बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इन्होंने इट प्रोहिबिट द इंपोर्ट टू टैकल द सिग्निफिकेंट शॉर्टकमिंग्स इन द सैनिटरी एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम ऑफ सच प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन यूनियन। तो एक तरह से मैंने बोला था ना कि सर्टिफाइड प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन यूनियन, तो सैनिटरी सर्टिफिकेशन सिस्टम से ये गुजर के आया और उन्होंने बोला कि ये जो है कंटेमिनेटेड हैं बाय द पेस्ट, ये जो आ रही है ना, ये मैंगो एंड 4 वेजिटेबल्स, ये वहाँ से आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा केस बना था और इंडिया के काफ़ी सारे जो एक्सपोर्टर्स थे उनको भी बहुत इस चीज़ के ऊपर देवर लाइक इशू क्रिएट हुआ था इसमें। तो फिर बाद में ये बैन जो है वो हटा भी दिया गया था, दिसंबर में आई थिंक ये बैन इसको हटा दिया गया था। ठीक है, बट ये था कि ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि WTO का अग्रीमेंट है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, जिसमें हम उन चीज़ों के ऊपर बैन लगा सकते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए जो है वो हार्मफुल है। ठीक है, नेक्स्ट एक और लास्ट एक इश्यूज़ तो बहुत हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट 1 इश्यूज़ थे। तो एक और था कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ थी, इंडिया इन इट्स डिसएग्रीमेंट विद जापान ओवर इंपोर्ट ड्यूटीज़, जापान ने क्या किया था, एक तरह से इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर कि वो उनकी स्टील के ऊपर, जो स्टील आती है जापान से, जो हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर इतनी हैवी ड्यूटी लगाती है कि वो एक तरह से कॉम्पिटिटिव नहीं है इंडिया की स्टील से। अब देखो इंडियन इंपोर्ट्स जो हैं स्टील के और साउथ कोरिया से 45% तो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो 45% जो है स्टील हमारी जापान और साउथ कोरिया से आती है। ठीक है, और काफ़ी सारे मतलब इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो इंडिया ने क्या कहा कि अपनी डोमेस्टिक मार्केट, अपनी स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए इसने क्या करा है, बार बार क्या किया है, काफ़ी सालों से 3 सालों से लगातार वो क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं उनकी स्टील के ऊपर। अब 3 मेंबर डिस्प्यूट सेटलमेंट बनाया गया। अब ये जो इशू था ये WTO के पास जापान लेके गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडिया हमारे स्टील के ऊपर इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, और वो किसके पास गए, WTO के पास। पैनल बना WTO के ऊपर। ठीक है, और इंडिया के अगेंस्ट ही ये जो है वो वर्डिक्ट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जापान जो है जो क्या है ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया वहाँ पे फेल हो गया अपनी बात जो है। इंडिया हैज़ फेल्ड टू सब्सटेंशिएट दैट द सडन एंड सस्टेन इंक्रीज इन इंपोर्ट इज सिग्निफिकेंटली हार्म द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, क्योंकि इंडिया ये साबित ही नहीं कर पाया वहाँ पे, उसके पास एक जो है कह सकते हैं कि कंक्रीट एक प्रूफ नहीं था जिसमें ये कह रहे थे कि जापान से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्ट स्टील की हो रही है, वो क्या है, हार्म कर रही है हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। तो यहाँ पे भी इंडिया को एक तरह से जो है अगेंस्ट जो वर्डिक्ट आया था डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो ये कुछ डिस्प्यूट्स थे हमारे इंडिया और WTO में जो हम बात करते हैं। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे G33 ग्रुप ऑफ 33 कंट्रीज। ठीक है, ग्रुप ऑफ 33 कंट्रीज, जिसमें मोस्टली आपको दिखेंगे कंट्रीज जो हैं डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इस ग्रुप में। इंडिया है, इंडिया से आप यहाँ पे जो है चाइना इज़ ऑल्सो
अपार्ट मेडागास्कर और काफ़ी सारे अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, वो हैं जैसे कि अब ये है क्या, G33 क्या है, एक तरह से फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर। ये क्या एक कोalition है, किसके बीच में, कोalition बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में है, जो कि 2003 की कैंकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ था, जो कि क्या इसका मेन मोटिव क्या था इस G33 का, कि जितने भी डेवलपिंग, इसमें मोस्टली कौन सी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं। अब उनका मुद्दा क्या है, उनका मेनली रिलेशन है किसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ। मतलब क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं, जैसे हमारी कंट्री भी है, इट इज़ मोस्टली जो हम कहते हैं ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। अब इसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो किससे हम कह सकते हैं हो सकती है, डेवलपिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम इसमें इकोनॉमी में हो सकती है। तो जैसे हम कहें इट वाज क्रिएटेड किस लिए, टू हेल्प द ग्रुप कंट्रीज विच आर सिमिलर फेसिंग द सिमिलर प्रॉब्लम। मतलब जो G33 है उसने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज को एग्रीकल्चर फील्ड में क्या मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो लिबर्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। अब देखो वो कैसे मिलेगी, उनकी डिमांड, वो कहते क्या है, डिमांड होगी कैसे उनकी, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि मेनली ये जो ग्रुप है उसको डोमिनेट करता है इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो अ वेरी, हम कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है इंडिया, ठीक है। और उसमें जो है ग्रुप है डिफेंसिव मोड में जाता है, क्योंकि उसने कहा दो चीज़ें हैं, एक तो स्पेशल प्रोडक्ट की डिमांड करता है ये ग्रुप, और ये कहता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। अब ये दोनों हैं क्या चीज़, उसने जो ये G33 ग्रुप है ये कहता है कि कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर में होने चाहिए, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर में होने चाहिए जिनके ऊपर जो टैरिफ्स हैं, टैरिफ जो हैं डेवलप्ड कंट्री कम लगाएं ताकि वो ज़्यादा इनको एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, उनको एग्जम्पशंस मिलनी चाहिए विच वुड अलाउ डेवलपिंग कंट्रीज टू एग्जाम सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम टैरिफ रिडक्शंस। और स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म में क्या है, विच वुड परमिट टैरिफ इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द इम्पोर्ट सर्जेस। इसमें क्या है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल देखो स्पेशल प्रोडक्ट में तो ये है कि राइस है, ठीक है, कोई राइस है, अगर स्पेशल प्रोडक्ट में अगर हम बात करें ये राइस की है, ये ग्रुप कहता है कि कुछ ऐसा ग्रुप बना दो कुछ कमोडिटीज़ का, कुछ ऐसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का जो कि विच वुड अलाउ डेवलपिंग कंट्रीज टू एग्जेम्प्ट सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम टैरिफ रिडक्शंस, ठीक है। अब मान लो राइस जो आ रहा है USA से आ रहा है, अब WTO का मानना है कि मान लो ये राइस जो है 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। अगर तो ये कह रहे हैं कि अगर ये USA वाला 100 रुपीज़ पर केजी है और इंडिया में भी वो 100 रुपीज़ पर केजी है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेम प्राइस के हैं, और या फिर अब कॉम्पिटिटिव हैं, दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। फिर इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए अब इसके ऊपर ड्यूटी इंक्रीज करने का हक दिया जाए किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि अगर ये महंगा होगा तो लोग जो हैं इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा खरीदेंगे। तो कहने का मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको टैरिफ इंक्रीज कर देना चाहिए, करने देने की परमिशन होनी चाहिए, ताकि वो अपनी जो है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचा सके, स्पेशल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस कैटेगरी में लेके आओ जिस कैटेगरी में ये हम बचा सके। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म में क्या होगा कि टैरिफ इंक्रीज विच वुड परमिट टैरिफ इंक्रीज इन रिस्पॉन्ड टू इंपोर्ट सर्चेज। अब US से क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी, जिससे बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट सर्ज हो रहा है इंडिया में, तो उसके ऊपर इंडिया क्या लगा सके, एक ड्यूटी लगा सके, ताकि वो इंपोर्ट सर्ज को इंडिया में बचा सके और अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। तो G33 क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जो एडवोकेट करता है किसके लिए, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कुछ सर्टेन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट जिनके ऊपर वो जो है वो ट्रेड हैं
थोड़ा सा एग्जाम्पशंस मिलनी चाहिए, ताकि क्योंकि हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज दे आर मोर लाइकली ऑफ दिस एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज, तो इनके ऊपर हमें एग्जाम्पशंस देनी चाहिए, रिडक्शंस टैरिफ में मिलनी चाहिए। और मार्केट क्योंकि हमारी जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है, तो उसमें जो टैरिफ हैं वो डेवलप कंट्रीज़ कम करें, ताकि हमारा जो सामान है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़्यादा जो है वो बिके उन कंट्रीज़ में। ठीक है जी, तो ये हमारे G33 ग्रुप है। इट इज़ अ ग्रुप जो एडवोकेट करता है स्पेशली किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़, और एडवोकेट करता है कि हम सारे जो हैं वो फूड सिक्योरिटी स्टेबलाइज करेंगे, लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। ठीक है जी, सो दिस वाज द इश्यूज रिलेटेड टू और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है WTO का, जिसमें हमने कुछ इश्यूज इंडिया के डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर। तो इससे क्या है, तो द लास्ट वीडियो से हमने कुछ जो लिंकेजेस हैं वो की हैं WTO के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।